नमस्कार मेरे लाल और लालियों। आप सबका ज्ञानावर्स की इस दुनिया में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th की एक एसएसटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें भी जो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे वो है हिस्ट्री के पार्ट को। और हिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ से हम लोग इस सीरीज का शुभारंभ करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपकी पूरी इस एसएसटी को रिवाइज करवा दिया जाए, ताकि जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे बोर्ड नजदीक आए, आप नजदीकी समय में अपने कोर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो, उसको अच्छे से कवर अप कर सके। और इसीलिए मैं ये सीरीज पहले स्टार्ट कर रहा हूं, बाकियों की तरह नहीं कि एकदम लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट करूंगा। मैं इसको इसलिए पहले स्टार्ट कर रहा हूं ताकि बच्चे इन सब्जेक्ट पे उस समय ध्यान न दे सकें, वो पहले ही इस पर ध्यान दे ले, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको विचार विमर्श करने की इन चैप्टरों में जरूरत नहीं है। बस थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इनको देखना है, समझना है और थोड़ा सा रटना है, बस। और हमारे जैसे लोग अगर आपके साथ मिल जाएंगे तब तो वो काम और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आज से हम लोग एसएसटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, और नेशनलिज्म इन यूरोप का वेटेज बताने की जरूरत नहीं, अपने आप में काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है और साथ ही साथ इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए, नेशनलिज्म इन यूरोप, यहां पे लिखा क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे पहले कहां आई, यूरोप में आई। तो अगर हमें ये समझना है कि नेशनलिज्म की सबसे पहली फीलिंग यूरोप में आई, तो इससे पहले हमें ये भी समझना होगा कि ये शब्द का नाम मतलब क्या है, ये नेशनलिज्म है क्या। तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये यूरोप में कैसे आई और क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, किस कबूतर का नाम है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको समझना क्या है, सबसे पहले हमको समझना है कि ये नेशनलिज्म टर्म क्या चीज है। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द के एंड में अगर इज्म लिखा हो, क्या लिखा हो, इज्म। इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आइडियोलॉजी को, किसी न किसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप सुने होंगे, जैसे ये नेशनलिज्म, इसी तरह कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, इंपीरियलिज्म, तो हर चीज के लास्ट में क्या आ रहा है, इज्म। तो इज्म का अर्थ क्या होता है, इज्म इज रिप्रेजेंट्स अ आइडियोलॉजी। तो ये एक आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म एक क्या है, आइडियोलॉजी है। अब ये नेशनलिज्म टर्म निकला कहां से है, तो ये जो नेशनलिज्म टर्म है ये निकला है एक शब्द नेशन से। ये नेशनलिज्म बना किससे है, नेशन से। किससे बना है, नेशन से। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नेशनलिज्म हम बाद में समझेंगे, पहले हमें ये समझाइए कि ये नेशन क्या होता है, नेशन क्या चीज है। तो नेशन को समझने के लिए पहले हमको ये भी समझना होगा कि भैया ये नेशन कहां से निकला है। नेशन निकला है नेटियो शब्द से। किससे, नेटियो। नेटियो शब्द से क्या निकला है, नेशन, और नेशन से ही बना है नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेटियो, नेटियो का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। नेटियो का अर्थ होता है ओरिजिन, ठीक है। तो नेटियो का अर्थ होता है ओरिजिन, और इसी नेटियो से मिलकर बना है, इसी नेटियो शब्द से बना है नेशन। अब देखिए, ये जो नेशन शब्द की अवधारणा है, ये जो नेशन शब्द आप देखते हैं, ये कहां से लिया गया, इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन किसने दिया, तो इसका डेफिनेशन दिया हॉब्स ने। किसने दिया, हॉब्स ने। मैं फिर से कह रहा हूं, हम नेशनलिज्म इन यूरोप, हम हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर या ज्योग्राफी या सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स या जो भी चीज हम पढ़ेंगे, उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम पहली और आखिरी बार पढ़ें। एक बार अगर आप ये वीडियो देखें, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, पहली बार और आखिरी बार, यही मंत्रा है हमारे वीडियो का। अब देखिए, नेशन शब्द का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, हॉब्स ने दिया। हॉब्स ने क्या बताया कि नेशन क्या होता है, व्हाट इज नेशन। तो नेशन समझने से पहले अगर हम डिफरेंस समझ लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एंड अ नेशन, तो हमें नेशन की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड अ कंट्री। भैया ये दोनों एक चीज होती है कि अलग अलग, ये जो कंट्री और नेशन है, ये दोनों एक ही टर्म है या दोनों में कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो वो कौन सा डिफरेंस है। तो आइए समझते हैं। देखिए,
हॉब्स साहब ने क्या बताया कि कंट्री किसे कहते हैं। कंट्री के लिए जो एक चीज चाहिए वो चीज क्या होनी चाहिए, वो चीज है लैंड। आपके पास लैंड होनी चाहिए, लैंड में रहने के लिए आपके पास पीपल होने चाहिए, उस पीपल को गवर्न करने के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उस लैंड की इंटरनली और एक्सटर्नली सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी बॉडी होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी बॉडी। जस्ट लाइक अ पुलिस जो इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक आर्मी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इंटेलिजेंस, तो ये सब क्या है, सिक्योरिटी बॉडी है। तो इन्होंने क्या बताया, देखिए हॉब्स साहब ने नेशन की डेफिनेशन को बताया। उन्होंने नेशन की डेफिनेशन को कैसे बताया, उन्होंने बताया कि भैया पहले आप कंट्री समझ लीजिए, कंट्री समझ लेंगे नेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ, चलिए अच्छा बताइए कंट्री क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक लैंड, लैंड में रहने के लिए पीपल, पीपल को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट, और उस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी बॉडी अगर होगी आपके पास, तो वो लैंड क्या हो बन जाती है, कंट्री। फिर लोगों के दिमाग में सवाल आया कि साहब ये कंट्री तो समझ में आ गई, अब ये कंट्री नेशन कब बनेगी, कंट्री, किसी भी कंट्री को हम नेशन कब कहेंगे। तो देखिए किसी भी कंट्री को आप नेशन कब कहेंगे, किसी भी कंट्री को आप नेशन कब कहेंगे, वो आपने सुना होगा ना, हिंद देश के वासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इसको भी हम समझ रहे हैं। तो देखिए नेशन का डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया, नेशन का इन्होंने डेफिनेशन दिया कि नेशन क्या है, अ कंट्री, a people of a country have a feeling of collective belonging, people of a country have a collective belonging, this nature of a country is known as a nation। किसी भी कंट्री के लोग के अंदर, किसी भी कंट्री के लोगों के अंदर जब कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग आ जाती है, अर्थात यूनिफिकेशन वाली फीलिंग आ जाती है, एकता वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो कंट्री कंट्री नहीं रह जाती, वो कंट्री क्या बन जाती है, नेशन बन जाती है। जस्ट एज एग्जांपल आप समझिए कि जिस प्रकार आपके अंदर फीलिंग अपने पेरेंट्स को लेकर है, जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, कि आप क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स की आप जितना रिस्पेक्ट करते हैं, उनको जितना प्यार करते हैं, सेम एट इट इज फीलिंग अगर आपकी अपने कंट्री के लिए ऐसी फीलिंग हो जाती है, तो वो कंट्री कंट्री न रह के क्या बन जाती है, नेशन। वो कंट्री कंट्री न रह के क्या बन जाती है, नेशन। फिर से मैं बता रहा हूं, अभी मैंने बताया ना, हिंद देश के वासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो एक ही कंट्री है, और इस एक हिंद कंट्री में, इस इंडिया कंट्री में आपको कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बॉडी ऑफ अ लैंड। इन सब बेसिस पे आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बावजूद आपको यहां के लोगों में एक चीज जो कॉमन देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलेगी, व्हेनेवर यू आस्क इन विच country you have to belong, they openly says that I belong to country which name is India। क्यों, उनके अंदर फीलिंग है, उनके अंदर ये फीलिंग है कि भारतीय हम पहले हैं, और हम मराठी, गुजराती और नागालैंडी ये सब हम बाद में हैं, सबसे पहले हम क्या है, इंडियन है। तो जब किसी भी कंट्री के अंदर के लोगों के, कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके अंदर जब ये ऐसी फीलिंग हो जाती है, ये जो बड़ा सा लैंड मास है ना, ये हमारा है, ये हमारा है, हम इसकी रिस्पेक्ट वैसे ही करेंगे जैसे हम अपने पेरेंट्स की करते हैं। तो वो कंट्री कंट्री ना होकर क्या बन जाती है, वो नेशन बन जाती है। और जब उस नेशन के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है, तो वो कहलाता है नेशनलिज्म। द फीलिंग ऑफ यूनिफिकेशन, द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स comes in a people of that country, then that country become a nation, and this kind of ideology known as a nationalism। I hope आपको nationalism टर्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको nationalism टर्म समझ में आ गया, तो आपको आगे की सारी चीजें एकदम इजिली समझ में आएगी, क्योंकि यही नेशनलिज्म अभी आप इंडिया में भी पढ़ेंगे, है कि नहीं। क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे पहले कहां आई, यूरोप में आई, इस वजह से हम यूरोप पहले पढ़ रहे हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया
कि नेशनलिज्म होता क्या है कि नहीं। अरे वो आपने वो चक दे इंडिया का वो शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा ना, कि जब प्लेयर्स एंट्री करते रहते हैं, नया कोच आता है, शाहरुख खान एज अ कोच एंटर करते हैं, तो हर किसी से पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो कोई बोलता है हम हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई कहाँ से, तो सबको रिजेक्ट करता जाता है कि ना ना ना। फिर लास्ट में एक आती है, उससे पूछते हैं कि हाँ कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, तो बताती है कि आई एम फ्रॉम इंडिया। उसको फिर उस इंडियन टीम का कोच, वो कोच जो है, जो शाहरुख खान रहता है, वो उसको कैप्टन बना देता है। वो कहता है ना कि मुझे ना ही किसी भी स्टेट का नाम ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, मुझे सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, वो है इंडिया। तो ऐसी फीलिंग जब पीपल्स के अंदर आ जाती है, तो वो कंट्री कंट्री न रह के क्या बन जाती है, नेशन। और दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इज नोन एज नेशनलिज्म। ठीक है, अब हमको ये समझ में आ गया कि नेशनलिज्म होता क्या है। अब हमको ये समझना है कि नेशनलिज्म यूरोप में आया कैसे, हाउ नेशनलिज्म अराइज इन यूरोप, व्हाट इज द फैक्टर जिसकी वजह से नेशनलिज्म कहां आया, यूरोप में आया। हमको अब ये पढ़ना है, और यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में। तो आइए हम देखते हैं फैक्टर, या हम कह सकते हैं हाउ नेशनलिज्म अराइज इन यूरोप, हाउ नेशनलिज्म अराइज इन यूरोप। ठीक है, नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया, या व्हाट इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाए आपको समझ में आ जाएगा। नेशनलिज्म हमको टर्म समझ में आ गया, हमको ये समझना है नेशनलिज्म यूरोप में आया कैसे। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है जो नेशनलिज्म का फैक्टर बनता है, वो है यूरोप में क्या होना, री अवेकन होना, री अवेकन इन यूरोप। अब आप कहोगे री अवेकन इन यूरोप, यूरोप में री अवेकन होना, यूरोप के पीपल्स जो सो रहे थे वो फिर से री अवेक होना। अब देखो, इंडिया से कनेक्ट करो, इंडिया में री अवेकन वाला टर्म कब आया था, जब राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फूले, है कि नहीं, जब ऐसे लोगों ने सोशल ऑर्डर को चेंज करना चाहा, सोसाइटी में जो जितने भी ऑर्थोडॉक्स चीजें थी उनको चेंज करना चाहा, वो था रीअवेकन वाला दौर इंडिया में। तो वो रीअवेकन वाला दौर यहाँ पे 13-14 सेंचुरी में ही आ गया था। कहां पे, यूरोप में। इसमें हुआ क्या, मतलब ये अगर आसान भाषा समझे तो इसमें हुआ क्या, रीअवेकन जो आया यूरोप में, वहां पे हुआ क्या कि जो पहले लोग रिलीजियस थिंक पे बेस करते थे, रिलीजियस थिंक पे क्या थे, डिपेंडेंट थे, वो अब कैसे होने लगे, वो लॉजिकल थिंकिंग होने लगे। कैसे होने लगे, लॉजिकल थिंकिंग। मतलब जो पहले रिलीजन बेस्ड थिंकिंग थी जो लोगों की, वो अब कैसे होने लगी, लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग होने लगी। पहले हर चीज डिपेंडेंट था किस पे, पोप पे, चर्च के पादरी पे, कि वो जो बोल दे कि अगर सन के चारों ओर पृथ्वी रिवॉल्व नहीं हो रही है, पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं कर रही है, जो है सन पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो लोगों ने बिलीव कर लिया कि हाँ ऐसा होता होगा। ये चीज मत करो क्योंकि गॉड ने बोला है कि ये चीज होने से ये होता है वो होता है। तो ये लोगों ने, ये होता है रिलीजियन थिंकिंग, कि उस पे कुछ न तर्क करना न वितर्क करना, जो जैसा बोला एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेना, दिस इज कॉल्ड अ रिलीजियन थिंकिंग। जो यूरोप में क्या हुआ, पीपल कन्वर्टेड फ्रॉम रिलीजियन थिंकिंग टू लॉजिकल थिंकिंग। अब लॉजिकल थिंकिंग लोग ऐसे अचानक से ही लॉजिकल थिंकिंग करने लगे ना, इसमें जो लॉजिकल थिंकिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, प्रिंट, मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्रिंट्स, इनका बार बार क्या होना, कॉपी होना, प्रिंट होना, लोगों के द्वारा पढ़ना, पढ़ने के बाद तो फिर उनका, पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से यही तो होता है कि बुद्धि खुलती है कि नहीं। हमारी जो देखने की वो है, विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन का क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना ज्यादा हम लॉजिकल होंगे। तो वही चीज हुआ, रिलीजन थिंकिंग से वो लॉजिकल थिंकिंग पे कन्वर्ट होने लगे, बिहाफ ऑफ प्रिंटिंग। पहला रीजन, हाउ नेशनलिज्म अराइज इन यूरोप। द सेकंड रीजन इज व्हाट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
सेकेंड रीजन इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल एज। यूरोप में इंडस्ट्रियल एज का आना। हाउ इंडस्ट्रियल एज इज रिस्पॉन्सिबल नेशनलिज्म अराइज इन यूरोप। हाउ इंडस्ट्रियल एज इज फैक्टर। देखिए कैसे है। इंडस्ट्री स्टैब्लिश होना चालू हुई। अब उस समय था क्या, उस समय यूरोप में ऐसा था कि यूरोप में उस समय फ्यूडलिज्म हावी था। देखिए एक टर्म आपको यहां से मिल गया, देखो फिर से इज्म आ गया है, फ्यूडलिज्म। अब यही फ्यूडलिज्म कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, कैपिटलिज्म में। देखो दो, फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म, ठीक। अब देखिए फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म में देखिए इज्म इज्म दोनों आइडियोलॉजी है। इंडस्ट्रियल एज आने से हुआ क्या, इंडस्ट्रियल एज आने से हुआ क्या, यूरोप में जो है एक नए क्लास का जन्म हुआ, जिस क्लास का नाम था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का जन्म होने लगा, मिडिल क्लास एराइज होने लगा, मिडिल क्लास पनपने लगा। और मिडिल क्लास एकमात्र ऐसा क्लास है जो पुअर क्लास और एलीट क्लास या पुअर क्लास और एलीट क्लास के बीच की कड़ी है। जो कुछ ना करे तो पुअर बन जाएगा, और अगर कुछ कर दे तो वो एलीट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, वो होता है मिडिल क्लास। तो ये इन क्लास का उद्भव होने लगा इंडस्ट्रियल एज के आने से। और जब इनका एज मिडिल क्लास आने लगी तो यहीं आपको बिजनेसमैन, यहीं आपको ट्रेडर्स, यहीं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स देखने को मिलेंगे इन मिडिल क्लास में। अब ये मिडिल क्लास क्या करने लगे, ये फ्यूडलिज्म सिस्टम को ही खत्म करने लगे पूरे यूरोप से। फ्यूडलिज्म क्या है, जैसे अपने यहां सामंती प्रथा थी। सामंती प्रथा मतलब समझ रहे हो कि मान लो कि ये एक बड़ा सा लैंड है, ठीक है, इसका मालिक एक है, ठीक है, जिसको हम लोग हमारे यहाँ बोलते हैं ना जमींदार। मान लो ये एक जमींदार है, उसका ये खेत है। अब जमींदार करेगा क्या, खुद तो पैदा करेगा नहीं, उसने अपने 1 2 3 4 5 6 आदमी रखे। 6 आदमी को उसने अपने इस बड़ा लैंड मास को 6 मेंबर्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इन्हीं 6 मेंबर्स को बोला जाता था फ्यूडल, सामंत। जमींदार के क्या, सामंत, फ्यूडल। अब ये क्या करते थे, ये 6 मेंबर अपने अपने खेत पे मान लो कोई 20 फार्मर ले लिया, मतलब 20 लोगों को ले लिया कि आओ मेरे खेत में काम करो। कोई 25 ले लिया, कोई 30 ले लिया, कोई 15 ही ले लिया, कोई है कि नहीं, कोई हम कहते हैं 2 ही लिया, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किए, फार्मर्स पीजेंट्स को हायर करना चालू किया और अपने यहाँ खेती करवाते थे, और जमींदार को प्रॉफिट देते थे और अपना प्रॉफिट लेते थे। और मरता कौन था, मरता था फार्मर्स। जो सारा दिन उस खेत में काम कर रहा है वही सबसे कम प्रॉफिट में होता था। प्रॉफिट में क्या, वो बस इतना पता था कि अपना जीवन गुजारा कर ले, अपना पेट भर ले, बस। असली फायदा मारते थे फ्यूडल और जमींदार। तो ये पूरा सिस्टम हावी था कहाँ, यूरोप में। और जैसे ही मिडिल क्लास का एराइज हुआ, जैसे ही मिडिल क्लास पैदा होने लगी, तो मिडिल क्लास ने क्या किया, मिडिल क्लास ने कहा कि यार कब तक इस तरह करोगे कि बस खाओगे सोओगे, है कि नहीं, कि बस अपना पेट भरते जाओगे, हो गया। कुछ कभी सपना देखे हो तो सपना कैसे दिखेगा, जब आप कन्वर्ट होगे फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म कैसे, अब हर किसी को पैसा चाहिए। पैसा कौन दे रही है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आके काम करिए, आपको क्या मिलेगा, पैसा। तो आपको समझ में आया कि भैया फ्यूडलिज्म से लोग किसमें कन्वर्ट होने लगे, कैपिटलिज्म में। अब हर किसी को प्रॉफिट चाहिए था, अब हर किसी को पैसा चाहिए था। पैसा कौन दे रहा था, इंडस्ट्री, है कि नहीं। तो फ्यूडलिज्म खत्म होने लगा, इट इज, अब फ्यूडलिज्म खत्म होने लगा तो लोगों को हुआ क्या, देखो ये कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग लाया। नेशनलिज्म की फीलिंग ये आया कि मेजोरिटी में कौन थे, मेजोरिटी में तो पीजेंट्स ही थे पूरे यूरोप में, मेजोरिटी में तो कॉमन पीपल ही थे। तो कॉमन पीपल ने क्या फील करना चालू किया, यूनिफिकेशन, यूनिफाइड होना चालू हुए कि भैया अब हम इनके यहाँ काम नहीं करेंगे, अब हम अपना खुद का करेंगे, है कि नहीं। अब हम इंडस्ट्री में काम करेंगे, अब हम बाहर जाएंगे, ट्रेड करेंगे, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, इट इज ऑल्सो अ वन ऑफ द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ नेशनलिज्म विच कम इन यूरोप, ठीक। दिस इज द सेकेंड फैक्टर। नाउ कम टू थर्ड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर क्या है, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर
नेशनलिज्म का यूरोप में लाने का, वो क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखिए एक्चुअल में जो आपका चैप्टर है ना, वो इसी क्वेश्चन के साथ ही चालू हो चुका है कि नहीं? अब देखिए हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। अब क्लास 9th में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ चुके हो, लेकिन हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। फिर से क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि थर्ड नंबर में क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करें विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ नेशनलिज्म अराइज इन यूरोप, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चौथा पॉइंट है वो है बोनापार्ट वॉर, या हम कह सकते हैं राइज ऑफ नेपोलियन। ठीक, ये चार फैक्टर हैं हाउ नेशनलिज्म अराइज इन यूरोप। उसके चार फैक्टर है। पहला रीअवेकन इन यूरोप, दूसरा इंडस्ट्रियल एज आने से मिडिल क्लास उभरा, मिडिल क्लास के उभरने से क्या हुआ? फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, फ्यूडलिज्म धीरे धीरे कोलैप्स करने लगा, उसकी जगह किसने कौन लेने लगा? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पूंजी, पूंजी मनी है कि नहीं? अब हर कोई मनी चाह रहा है, और मनी जब हर कोई चाह रहा है तो ज्यादातर कौन चाह रहा है मनी? फ्यूडल तो चाहेगा नहीं, क्योंकि फ्यूडल शुरू से कमा रहा है। जमींदार चाहेगा नहीं, चाहेगा कौन? पीजेंट्स। तो पीजेंट्स चाहेंगे, वर्कर चाहेंगे, पीजेंट वर्कर करेंगे, वर्कर काम करेगा, पीजेंट्स क्या करेंगे? पीजेंट्स भी अब कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे, वो भी अपना खुद का कुछ ना कुछ करेंगे, है कि नहीं? अब तीसरा फैक्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और चौथा फैक्टर है राइज ऑफ नेपोलियन या नेपोलियन वॉर्स। इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, और यही आपको, ये आप 9th में भी पढ़े हो, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग थर्ड फैक्टर में बात करेंगे, और थर्ड फैक्टर क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन आप क्लास 9 में भी पढ़े हैं, तो 10th में जनरली लोग करते क्या है? इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को टाल देते हैं, सीधा नेपोलियनिक बोनापार्ट के राइज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक टू लिंक कनेक्ट करना है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की थोड़ी अपनी बैक स्टोरी क्या थी। तो आपको पता है, पहले हम फ्रांस की सोसाइटी को देख लेते हैं। तो फ्रांस की सोसाइटी उस समय 3 पार्ट में डिवाइड थी, आपको पता ही है। पहले में कौन आता था? क्लर्जी। दूसरे में कौन आता था? नोबलिस्ट। और तीसरे में कौन आता था? कॉमन पीपल। और आपको पता है इन्हीं को क्या कहा जाता था? फर्स्ट स्टेट, इसको सेकेंड स्टेट, और इसको थर्ड स्टेट। अगर इसका कंपैरिजन अगर आप इंडिया से करेंगे तो जैसे हुबहू इंडिया में भी 4 पार्ट में ये सोसाइटी डिवाइड थी। फर्स्ट में आते थे ब्राह्मण्स, सेकंड में आते थे क्षत्रिय, फोर्थ में वैश्य, और लास्ट शूद्रास। तो आपको पता है जो कंडीशन इंडिया में शूद्रास की थी, वही कंडीशन यूरोप में किसकी थी? कॉमन पीपल्स की थी, है कि नहीं? जो डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में शूद्रास झेल रहे थे, वही डिस्क्रिमिनेशन कॉमन पीपल झेल रहे थे। और जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? कॉमन पीपल की। कॉमन पीपल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा थे, और लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में सबसे कम प्रॉपर्टी किसके पास थी? कॉमन पीपल के पास। ये थी फ्रांस की, या हम कहे होल यूरोप की सोशल हायरार्की, सोसाइटी वहां की कैसे थी। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे क्या कि फ्रांस में हुआ क्या, कि जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां पे हैपन हुआ। वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे का कहानी क्या है? तो हम देख रहे थे कि 1774 में किंग कौन बनता है फ्रांस का? वो बनता है लुई 16। अच्छा, इसकी मैरिज किसके साथ होती है? इसकी मैरिज होती है मैरी एंटीनेट के साथ। ठीक है, ये कहां की थी प्रिंस? ये ऑस्ट्रिया की प्रिंस थी। कहां की थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ठीक, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटीनेट के साथ लुई 16 की शादी होती है। अब देखिए लुई 16 जब किंग बने बहुत खुश थे कि भैया हम तो फ्रांस के किंग बन गए हैं, क्या दिक्कत है? जैसे ही ये फ्रांस के किंग बनते हैं, इनको पता चलता है कि भैया फ्रांस की हालत तो बहुत बेकार है। इन्होंने पूछा क्या हुआ, तो इनके मिनिस्टर्स ने बताया भैया जो किंग की ट्रेजरी है ना, किंग की ट्रेजरी क्या है? किंग की ट्रेजरी पूरी खाली है। इन्होंने पूछा कि भैया रीजन क्या है किंग की ट्रेजरी खाली होने का? तो उन्होंने रीजन क्या बताया, इनके मिनिस्टर्स ने? वो बताया पहला रीजन किंग की ट्रेजरी खाली होने का, कि भैया फ्रांस सारा समय जब अगर वॉर में इन्वॉल्व होगा, फ्रांस इन्वॉल्व इन वॉर। पहला रीजन क्या है? फ्रांस का हमेशा वॉर में इन्वॉल्व होना। दूसरा रीजन क्या है? खुद तो वॉर में इन्वॉल्व था, साथ ही साथ अमेरिका और उसकी
13 कॉलोनीज को ये क्या करवा रहा था, फ्री करवा रहा था। किससे फ्री करवा रहा था, ब्रिटेन से। मतलब एक तो खुद लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें आपका पैसा जा ही रहा है, दूसरा क्या है, आप अमेरिका और उसकी 13 जो कॉलोनी है उसको भी फ्री करवा रहे हो। किससे फ्री करवा रहे हो, ब्रिटेन से फ्री करवा रहे हो। तो देखो पैसा युद्ध में किसका पैसा बनता है, सभी का पैसा जाएगा, चाहे जो जीते चाहे जो हारे। तो इनका पैसा यहाँ जा रहा था। तीसरा रीजन कहा भैया आपकी ट्रेजरी, आपका राजकोष खाली होने का जो तीसरा रीजन है कि आप भैया वॉर लड़ रहे हो, दूसरों की मदद भी कर रहे हो लड़ाई करने में। तो अब इसमें होगा क्या, आप आर्मी ज्यादा रखोगे और जितना ज्यादा आर्मी रखोगे उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, उतना ज्यादा आपका खर्च होगा, होगा कि नहीं। और लास्ट लास्ट क्या है कि जो इनके पास पैलेस था, जैसे बेस्टाइल, बेस्टाइल जैसे पैलेस का क्या करवाना, उसको रिफॉर्म करवाना, उसको फिर से तैयार करवाना, उसका पेंटिंग डेंटिंग इन सब में जो खर्चा है, इन सब मिला के जो किंग की ट्रेजरी थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे खाली हो रही थी। तो लुई 16 को जब पता चला, जब भैया ये किंग बने, शुरू शुरू में इनको लगा कि भैया ये तो पका पकाया चीज मिल गया है, लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या था, आपको बिस्तर तो भले गुलाब का आपको पता चला, लेकिन कांटों लगा वो बिस्तर था। इनको जब ये पता चला इनकी हालत खराब हो गई। तो जब अब मिनिस्टर ने इनसे पूछा बताइए राजा आप हैं, करें क्या, तो इन्होंने कहा कुछ ना करो, बस वही जो शुरू के राजा करते हैं आए वही करो। कहें क्या, कहें इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स। अब टैक्स किस पे लगेगा, अभी मैंने सोशल हायरार्की आपको बताया, तीन थे, क्लर्जी, क्लर्जी, नोबलिस्ट और कॉमन पीपल। अब ये बताइए हमें कि क्लर्जी में कौन आते थे, जो रिलीजियस वर्क करते थे, अर्थात पोप आते थे, चर्च के पादरी आते थे। नोबलिस्ट में कौन आते थे, किंग आते थे, उनकी फैमिली आती थी और इनके मिनिस्टर्स आते थे। कॉमन पीपल में रेस्ट ऑफ द यूरोप आता था, जैसे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, ये सब किसमें आते थे, कॉमन पीपल में। अब ये बताओ नोबलिस्ट, राजा खुद पे तो टैक्स लगाएगा नहीं, और राजा के ऊपर जिसका दबदबा है, जैसे इंडिया में छत्री छत्री राजा होते थे, क्षत्रिय शासन प्रशासन का काम संभालते थे, लेकिन उनके ऊपर दबाव हमेशा किसका रहता था, ब्राह्मण्स का। हूबहू उसी तरीके से यूरोप में नोबलिस्ट, नोबलिस्ट के ऊपर दबाव किसका, क्लर्जी का। तो भैया जब ये खुद पे नहीं लगाएगा तो जिसके ऊपर इसका दबाव है उस पर कैसे लगाएगा ये टैक्स। तो बचा कौन, बचा कौन, कॉमन पीपल। इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स किस पे होगा, कॉमन पीपल पे होगा। और कॉमन पीपल, टैक्स ऐसे नहीं था कि राजा बोल दिया टैक्स लग गया। टैक्स इंप्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग होती थी, स्टेट्स की मीटिंग होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट की मीटिंग होती थी। ये वो भैया मीटिंग बुलाओ, राजा ने मीटिंग बुलाया। अब मीटिंग का सिनेरियो क्या था, आपको तो पता ही है, 9th में पढ़े ही हो। मीटिंग ऐसे होती थी कि फर्स्ट स्टेट बैठी, सेकंड स्टेट बैठी और थर्ड स्टेट खड़ी रही। थर्ड स्टेट का तो कोई सम्मान ही नहीं था। फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर बराबर एक वोट, सेकेंड स्टेट के 300 मेंबर बराबर एक वोट, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर बराबर एक वोट। यहीं से मामला फंस गया। इस बार जब ये सब पहुंचे हैं तो थर्ड स्टेट ने कहा देखो भैया ऐसा है, ये पार्शियलिटी हो रही है। पार्शियलिटी कैसे हो रही है कि आपके 300 मेंबर एक वोट दे रहे हैं, सेकेंड स्टेट नोबलिस्ट के 300 मेंबर एक वोट दे रहे हैं, और थर्ड स्टेट के दुगना मेंबर का एक वोट। तो ये तो भैया पार्शियलिटी हुई। आप ऐसा काम करिए कि 300 मेंबर बराबर एक वोट हमारा भी करिए। तो इससे होता क्या कि इन दोनों पे तो टैक्स हो नहीं रहा था, तो ये दोनों तो हाँ पे होते कि भैया टैक्स इंप्लीमेंट करवा दो। अगर इनका 2 वोट हो जाता तो बराबरी हो जाता, और बराबरी के केस में टैक्स इंप्लीमेंटेशन ना हो पाता। लेकिन किंग ने मना कर दिया। जब किंग ने मना कर दिया तो भैया यहां से लोग निकल के पहुंच गए कहां, टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में गए और टेनिस कोर्ट में इन्होंने बनाया क्या, नेशनल असेंबली। इन्होंने कहा कि आज से हमारी नेशनल असेंबली ये कोर्ट ही है, और तब तक हम इस कोर्ट से नहीं निकलेंगे जब तक फ्रांस में हम क्या नहीं स्टैब्लिश कर देते, कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज डिसाइड हो गई। राजा ने कहा करने दो इन लोग को जो कर रहे हैं।
अब होता क्या है, अब फ्रांस की स्थिति देखिए कैसे कैसे खराब हो रही है। फ्रांस में अब आगे क्या होता है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ेगी। भैया जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा खपत भी तो होगी, डिमांड बढ़ने लगी। अब डिमांड बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, क्या ये बताइए क्या लैंड लैंड भी बढ़ जाएगी क्या? लैंड तो उतनी ही रहेगी, तो लैंड तो उतनी ही रखी, ठीक। और लैंड पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिमांड के मुकाबले कम। और जब डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन कम, तो उससे होगा क्या, उससे होगा प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन बढ़ा, डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा, प्रोडक्शन कम तो प्राइस ज्यादा। तो अब जो वहां पे ब्रेड है, वो ब्रेड अगर हम अप्रॉक्स बात करें तो 3000 यूरो का एक ब्रेड मिलने लगा। और जब 3000 यूरो का एक ब्रेड मिलेगा तो सफर कौन करेगा, कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल सफर करने लगा। और हुआ क्या, जो बेकरी शॉप्स के लोग थे उन्होंने किया क्या, वो सारा ब्रेड स्टोर करके रख ले, और जब दाम और ज्यादा बढ़े तब वो निकालें। एक तो प्रोडक्शन वैसे ही कम हो रहा है, ऊपर से तुम बाहर नहीं निकालने दे रहे हो, स्टोर करके रखे हो। तो हुआ क्या, फ्रांस की सिटी पेरिस में, फ्रांस की सिटी में लोग इकट्ठा थे, लोगों ने बेकरी वेकरी के साथ झगड़ा वगड़ा करना चालू किया। राजा को पता चला कि भैया एक तो ये लोग टेनिस कोर्ट में बैठे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है सिटी में जाके दंगा कर रहे हैं, बेकरी शॉप वाले को मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि ब्रेड निकालो बाहर। तो आर्मी भेजा उन्होंने कि जाओ मामला सुलटाओ, और उन लोग को क्या करो, सब मामला सुलटा दो। अब जैसे ही आर्मी आ रही थी, तो कुछ होते नहीं है कि बात का बतंगड़ बनाने वाले, तो कुछ बात का बतंगड़ बनाने वाले आर्मी से पहले शहर पहुंचे और ये बोल दिए कि भैया आर्मी आ रही है, और आर्मी आ रही है मारने, वो आएगी, और राजा ने ऑर्डर दे दिया है कि शहर में जाओ और जो ये दंगा कर रहे हैं, जो ये मारपिटाई कर रहे हैं, सबको गोली मार दो। अब जब सबको गोली मार दो, इससे लोग आग बबूला हो गए, कहे एक तो हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, नेशनल असेंबली हम कब से बना के बैठे हैं, मर रहे हैं वहां पे कोर्ट में, ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, लोग खाए बिना मर रहे हैं, और ऊपर से बोल रहा है गोली मार दो। लोग इकट्ठा हो गए, और जब लोग इकट्ठा हो गए और जैसे ही आर्मी अंदर आई, लोगों ने क्या किया, फिर देखो होता क्या है, लोगों ने प्लान बनाया कि भैया आर्मी आ रही है, आर्मी से निपटा कैसे जाए। तो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने कहा कि आर्मी से निपटने का सबसे आसान तरीका है घर से जाओ, जो जो हथियार है सबके पास उठा लाओ। तो सब उठा लाए, कोई चाकू, बेलन, कलछुल, फावड़ा सब ले ले पहुंचे। फिर हमारे जैसा भी कोई बुद्धिमान था उसमें, उसने क्या बताया, उसने बताया ये बताओ तुम्हारे पास है क्या। उन्होंने दिखाया कि हमारे पास अस्त्र है। कहा जो आर्मी आ रही है उनके पास शस्त्र है, उनके पास रिवॉल्वर है, उनके पास गन है, ऑटोमेटिक गन है, तो कौन जीतेगा। उन्होंने कहा बात तो सही है, किया क्या जाए। तब फिर ये दिमाग लगाया गया कि हमारे पास भी अगर ये आर्म एंड एम्यूनेशन हो जाए तो हमारा मुकाबला अच्छे से हो सकता है। इसके लिए करना क्या होगा कि राजा के जिस जगह पे हथियार रखे हैं वही लूट लिया जाए आर्मी आने से पहले। और फिर शहर से 5 से 7 हजार लोग पहुंचे कहां, बेस्टाइल। बेस्टाइल आपको पता है ना, किंग की रॉयल्टी को जो दिखाता था, ये एक प्रकार का प्रिजनर पैलेस था। यहीं पे सारे आर्म एंड एम्यूनेशन रखे जाते थे, यहीं पे सारे कैदी बंद किए जाते थे। और 5 से 7 हजार लोग पहुंच गए यहाँ, और बेस्टाइल की ईंट से ईंट बजा दी, पूरा बेस्टाइल को खंडहर बना दिया। और 7 कैदी यहाँ से, जो मोस्ट क्रिमिनल कैदी थे, वो यहाँ से फरार हो गए, और एक एक ईंट ले जाके बाजार में बेची, क्योंकि ये राजा के पावर को शो करता था, राजा की ताकत को शो करता था। और आप जाके दूसरे जो स्टेट के लोग आ रहे हैं उनसे कह रहे हो ये जानते हो कौन सी ईंट है, ये बेस्टाइल की ईंट है, खरीद लो हमसे। तो लोगों को पता चला कि फ्रांस का राजा तो बेकार हो गया है। और जैसे ही बेस्टाइल, अच्छा ये बेस्टाइल हुआ कब, 14 जुलाई 1789 को। और यही दिन से क्या चालू हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रीजन है हाउ नेशनलिज्म अराइज इन यूरोप। The biggest reason of nationalism arise in Europe is French Revolution. What is the scenario? How French Revolution arise? This is the process. Louis XVI married with
Marie Antoinette. After that, King Treasury is gone. What is the reason of King Treasury gone? There are four aspects. हमने इसको देखा, उसके बाद हमने देखा इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स कर दिया, किसके ऊपर किया? कॉमन पीपल के ऊपर किया। मीटिंग हुई, मीटिंग में थर्ड स्टेट जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब थर्ड स्टेट सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो टेनिस कोर्ट जाके नेशनल असेंबली बनाता है, इसकी भी सुनवाई नहीं होती है। फिर एक अलग सा सिनेरियो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, लेकिन प्रोडक्शन कम होता है। इससे क्या हुआ? अशांति फैल गई, लोगों में रोष हो गया कि है सरकार मतलब कि गवर्नमेंट क्या है? मोनार्क है, मोनार्क हमारे बारे में कुछ कर ही नहीं रहा है। तो जब कुछ कर ही नहीं रहा है तो उन्होंने तोड़फोड़ चालू की, उन्होंने आर्मी भेजी, रूमर फैल गया शहर में कि मारने आ रही है, तो उन्होंने किसे तोड़फोड़ कर दिया? बैस्टाइल को। और यही दिन से फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो किंग की हालत बेकार हो गई। किंग डर गया। किंग को लगा कि अब भैया हम सत्ता संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग अब हमें जीने नहीं देंगे। और किंग ने क्या किया? लोगों के आगे सरेंडर कर दिया। और फिर आपको पता है 1791 में फ्रांस में स्टैब्लिश होता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मतलब अभी भी हेड कौन होगा? अभी भी हेड किंग होगा। अभी भी हेड कौन होगा? किंग होगा। बट किंग अब किसके बिहाफ पे रूल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है? फ्रांस के लोग बना रहे हैं। तो देख रहे हो कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग हो रहा है, कैसे लोग यूनिफाइड हो रहे हैं फ्रांस में, कैसे लोग एक हो रहे हैं। और कौन लोग? जो अभी तक दबाए जा रहे थे, जो अभी तक कुचले जा रहे थे, वो लोग। 1791। फिर आपको पता है कि 1793 से 94 तक आता है रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रॉबर्सफियर, है कि नहीं? और फिर तो हमें पढ़ना कहां से है? अभी मैंने फोर्थ पॉइंट बताया ना, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का, जैसे कि केजीएफ का रॉकी भाई, उसी तरह फ्रांस का रॉकी भाई। अब रॉकी भाई आएगा 1799 में। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1785 में ये जो है फ्रांस की आर्मी में, ये फ्रांस की आर्मी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1799 में ये क्या करते हैं? इन ऑफिशियल फ्रांस के क्या बन जाते हैं? फ्रांस का ये खुद को किंग डिक्लेयर कर देता है। मतलब ये थ्रोन आउट कर देता है, ये जो थ्रोन है फ्रांस का, उसको टेक ओवर कर लेता है, ठीक। लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं बना है। 1799 में अनऑफिशियल ये किंग बनता है। उसके बाद होता क्या है? 1804 में 1804 में इसका ऑफिशियल ये किंग बनता है फ्रांस का। और जब ये ऑफिशियल किंग बनता है तो उसमें परंपरा क्या थी? यूरोप में परंपरा ये थी कि जो पोप है, पोप आता था और वो क्या करता था? राज्याभिषेक करता था, वो जो है थ्रोन पहनाता था। और जैसे ही पोप आया इसको पहनाने, इसने पोप के हाथ से थ्रोन ले लिया और खुद ही पहन लिया, खुद ही लेके पहन लिया, ठीक है। इसने एक चीज पूरा क्लियर कर दिया, मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर कर दिया कि अब से प्रिविलेज नहीं चलेगा, अब से ये जो ऑर्थोडॉक्स रूल हैं ये नहीं चलेंगे, है कि नहीं। और इसी 1884 में ये बनता है क्या? ऑफिशियल किंग ऑफ फ्रांस, है कि नहीं। और 1804 में आता है इसका सबसे बड़ा रूल, लॉ, कुछ भी कह लीजिए, 1804 सिविल कोड, जिसे क्या बोलते हैं? नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। और ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, इसको ध्यान रखिएगा, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। 1804 नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड। अब इसमें वो कहता क्या है? इसमें तीन मेन बात, ठीक, तीन मेन बात। ये क्या कहता है? नेपोलियनिक कोड में कहता है कि भैया प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलेगा। प्रिविलेज बाय बर्थ को ये क्या कर देता है? एबॉलिश करवा देता है। प्रिविलेज बाय बर्थ अब से नहीं मिलेगा। अभी आपने सोशल हायरार्की देखा ना कि पहले पे कौन था? क्लर्जी। क्लर्जी को ज्यादा सम्मान मिलता था। अभी मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया। फिर कौन आता था? नोबल, नोबलिस्ट। फिर सबसे ज्यादा
स्थिति किसकी खराब थी? कॉमन पीपल की, है कि नहीं? इसने कहा भैया ये जो प्रिविलेज बाय बर्थ बनता है ना कि भैया ये क्लर्जी के यहाँ पैदा हुए हैं तो इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ये नोबलिस्ट के यहाँ पैदा हुए इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ये कॉमन पीपल है तो इनको दबाया कुचला जाएगा, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो अब से ये सब चीजें नहीं होगी। प्रिविलेज बाय बर्थ एबॉलिश करवा देता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसके काबिल होगा, है कि ना? मैं काबिल था, मैं आर्मी में था 1785 में, 1799 में मैं अपने आप को काबिल बनाया और मैं क्या बना? फ्रांस का किंग बना। और पूरी दुनिया ने 1805 में मेरा राज्याभिषेक करके, 1804 में राज्याभिषेक करके माना कि भैया आप ही हमारे सब कुछ है। दूसरा ये क्या करता है? प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म कर देता है और ये करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून की निगाह में सब क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप कहोगे कानून की निगाह में सब बराबर मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब? इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ये है, यहाँ पे ऐसे समझिए कि पहले क्या था यूरोप में कि मान लीजिए क्लर्जी ने किसी का मर्डर कर दिया, फिर नोबलिस्ट ने भी किसी का मर्डर कर दिया और कॉमन पीपल ने भी मर्डर कर दिया। तो तीनों ने किया क्या है? तीनों क्लास ने किया क्या है? मर्डर। ठीक, तो लेकिन मर्डर की सजा तीनों के लिए अलग अलग है। इसको हो सकता है फांसी दे दे, नोबलिस्ट को हो सकता है 10 साल की सजा दे दे, क्लर्जी को सिर्फ ये कह दे कि भैया आप फ्रांस छोड़ के चले जाओ, या आप क्या है माफी मांग लो, या आप 1 महीना जेल में रहोगे। तो एक को 1 महीना जेल, एक को 10 साल जेल और एक को फांसी पर ही चढ़ा दो, उसकी जिंदगी ही समाप्त कर दो। तो ये जो लॉ बने हैं ये हायरार्की, हर हायरार्की की क्या है? अलग अलग लॉ है। तो इसी को उसने समाप्त करवा दिया। उसने कहा ना ना अब से ऐसा नहीं चलेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर मर्डर किया है तीनों को बराबर सजा, कोई नियम कोई तोड़ रहा है तो जो सजा कॉमन पीपल के लिए है वही नोबलिस्ट के लिए भी है, वही उसके लिए भी है। जैसे आपने देखा था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट की मीटिंग होती है, फर्स्ट स्टेट के 300 बराबर 1 वोट था, सेकंड स्टेट के 300 बराबर 1 वोट था, थर्ड स्टेट के 600 बराबर 1 वोट था। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ थी क्या? नहीं ना। तो यही वो चीज कहा कि अगर 600 बराबर 1 वोट है तो उनके भी 600 बराबर 1 वोट होंगे, उनके भी 600 बराबर 1 वोट होंगे, है कि नहीं? इक्वालिटी बिफोर लॉ ये क्या करता है? इंप्लीमेंट करवाता है। थर्ड इसने क्या किया? इसने दिया राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इसने दिया। किसको दिया? मतलब राइट टू प्रॉपर्टी है क्या? मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो वर्कर, जो पीजेंट, जो कॉमन पीपल में जो दबाए जा रहे थे, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो क्या नहीं कर पा रहे थे? उन्हें तो प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, नहीं बेच सकते थे, क्योंकि उनपे फ्यूडल्स हावी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हावी थे, है कि नहीं? तो इन्होंने कहा नहीं भैया अब से क्या होगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जैसे अपने यहाँ याद करिए महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, सिस्टम थे ना जिसको कॉर्नवालिस लोग समाप्त करते हैं यहाँ के। ठीक उसी प्रकार से राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी जैसे आज के समय में कि ये अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप इसको चाहे खरीदिए चाहे बेचिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन फ्रीली टू डू, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार नेपोलियन ने उस समय किया। कब किया? 1804 में उसने राइट टू प्रॉपर्टी दिया। अब बहुत से बुद्धिजीवी यहाँ पे ये कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी। ऐसा नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी महिलाओं को थी, लेकिन वोमेन को एक कंडीशन थी कि वोमेन कंसल्ट करके, किससे कंसल्ट करके? अपने हस्बैंड से, अपने हस्बैंड से कंसल्ट कर कर ही बेच सकती थी। अगर कोई प्रॉपर्टी वुमेन के नाम है तो वुमेन के नाम है, अगर वो बेचना चाहती है तो उसे कंसल्ट करना पड़ेगा अपने हस्बैंड से। इफ उसके हस्बैंड अगर राजी होते हैं देन ही कैन, शी कैन बाय हिज हर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया गया कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकता है। और वुमेन्स को ये राइट था कि आप अपनी प्रॉपर्टी तभी बेच सकती हैं जब आप अपने पति से कंसल्ट कर लेंगी, अगर वो राजी हो जाएगा तब। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वुमेन के राइट को क्या किया गया? सप्रेस किया गया प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। और किसी चीज में तो प्रॉपर अभी राइट मिला ही नहीं, वोट में जैसे नहीं मिला था, लेकिन प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे नेपोलियन राइट दे भी रहा है लेकिन वो सप्रेस कर रहा है, इफ या बट की कंडीशन लगा रहा है जो मेंस के साथ नहीं लगाया उसने। ये एक चीज, ये था उसका सिविल कोड। ठीक, इसके अलावा भी उसके अनदर अच्छे काम है, अनदर वर्क है, वो भी देख लीजिए।
हम कह सकते हैं कैसे वर्क, गुड वर्क। और उसने क्या किया, पहला काम उसने वन मेजरमेंट को इंप्लीमेंट किया। वन मेजरमेंट, बहुत मेजरमेंट के बजाय उसने सिर्फ एक मेजरमेंट को इंप्लीमेंट किया, है कि नहीं। मतलब कि उस समय क्या था, उस समय जैसे आप मान लीजिए आप इलाहाबाद में हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इलाहाबाद में 1 मीटर कपड़ा अगर आप 1 मीटर कोई चीज ले रहे हैं तो इलाहाबाद में वो 1 मीटर 1.5 मीटर कहीं पे है, कहीं पे वही 2 मीटर है। मान लीजिए इस पेन का साइज, मतलब इस मार्कर का साइज हम कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो वो जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां 10 सेंटीमीटर है। लेकिन आप इसको लेके कहीं और जाएंगे तो इसका साइज वहां पे 9.5 बताया जाएगा। तीसरे जगह गए वहां पे इसका साइज 10.5 बताया जाएगा। तो मेजरमेंट हर जगह के क्या है, अलग अलग है। इसने कहा भैया ये जो ढेर सारे मेजरमेंट है ना, इसको किस पे लाओ, एक मेजरमेंट में। अब सब जगह इस मार्कर का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, 10 ही होगा। या तो 10 ही रखो या तो 9 ही रखो, लेकिन हर जगह मेजरमेंट क्या होना चाहिए, एक ही तरीके का होना चाहिए। अब इससे हुआ क्या, इससे जब एक तरीके का मेजरमेंट होने लगा, इससे बिजनेसमैन ट्रेडर्स को फायदा होने लगा, उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। और वो ज्यादा किसके तरफ उनका पलड़ा झुकेगा, नेपोलियन बोनापार्ट के तरफ। दूसरा काम उसने क्या किया, उसने जो है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था उसको एबॉलिश किया। देखिए उसने फिर दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम उसने क्या किया, पहला वन मेजरमेंट किया, यानी ढेर सारे जो मेजरमेंट थे उसको वन मेजरमेंट पे लाया। दूसरा काम उसने क्या किया, दूसरा काम उसने किया गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को एबॉलिश कर दिया, मतलब गिल्ड पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा था उसको खत्म कर दिया। अब ये गिल्ड सिस्टम है क्या, तो देखिए होता क्या था उस समय कि बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन हो या ट्रेडर हो, वो अपने दम पे बहुत बड़ा ट्रेड या बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर नहीं खड़ा कर पा रहा था। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम का नाम दिया गिल्ड सिस्टम। इसमें होता क्या था कि 5-6 मेंबर मतलब ग्रुप बनाकर वो क्या करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, पैसा इकट्ठा करके ट्रेड या बिजनेस करते थे और उससे जो भी प्रॉफिट होता था आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। तो इस सिस्टम को बोला जाता था गिल्ड सिस्टम। और इस पर लुई 16 ने क्या कर दिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस सिस्टम को। तो वही जो गिल्ड सिस्टम पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा था उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, हटा दिया। तो देखिए एक तो मेजरमेंट लाया और दूसरा गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया। तो इससे ट्रेडर और बिजनेसमैन के नजर में जो छवि है बोनापार्ट की वो और बेहतर हो गई। फिर उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की लाया। मतलब कि अब वो चाहे जर्मन फेडरेशन हो, 39 जर्मन फेडरेशन हो, चाहे वो आपका पोलैंड पे कब्जा हो, चाहे वो आपका प्रशिया का सदर्न पार्ट हो, चाहे नदर्न इटली हो, इन पे जो उसने कब्जा कर रखा था, तो यहां तक पहुंचना उसके लिए संभव नहीं था। मान लीजिए कभी कोई अटैक कर दे या कुछ भी हो जाए, तो उसने वहीं पे अपना एक हायरार्की बना दिया, एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की बना दिया। जैसे आज के समय में आपको देखने को मिलता है कि नहीं, आईजी, एसपी, फिर आपको एसएचओ, है कि नहीं, सब इंस्पेक्टर, फिर कांस्टेबल, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं ना। तो वैसे ही उसने उस समय पे क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की बना दिया, ताकि उसका जो एक्सपैंड कर रहा है जो फ्रांस, वो अच्छे से सुचारू रूप से होता रहे। और फिर उसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को बेटर कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को बेटर इसलिए किया क्योंकि इन फ्यूचर में अगर कोई भी मोनार्क या एरिस्टोक्रेट किंग अगर अटैक करता है तो जितना बेहतर ट्रांसपोर्टेशन होगा, जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा, वो वहां के सिविल के लिए भी अच्छा होगा और वहां के किंग को अच्छे से रन करने के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को उसने क्या किया, बेहतर किया। कोई भी कंट्री उतना ही अच्छा डेवलप करेगी जितना अच्छा उसका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन होगा। जैसे आज के समय में आप देखेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कितना तेजी से वर्क कर रहा है, कितना तेजी से बेटरमेंट की ओर जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जिस भी कंट्री का जितना बेटर होगा वो उतना ही डेवलप करेगी। इसका ये चीज कौन सोच लिया था और कब सोचा था,
1804-5 के आसपास कौन सोचा था? नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ बेहतरीन काम थे, चाहे वो सिविल कोड हो, चाहे मेजरमेंट का हो, चाहे बिल रिस्ट्रिक्शन को हटाना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बेटरमेंट हो, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड पावर यूरोप को देना, एक आइडिया देना सेंट्रलाइज्ड पावर कैसे होता है कि सेंटर में फ्रांस होगा और जितने जीते हुए स्टेट हैं सब उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे जो उसको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, है कि नहीं? तो ये सारे काम थे किसके? नेपोलियन बोनापार्ट के, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। और आप यकीन मानिए कि लोग इतने ज्यादा खुश हुए कि लोग रोज सुबह उठ के गॉड से प्रे करते थे कि आज नेपोलियन बोनापार्ट मेरे स्टेट, मेरे राज्य, मेरे कंट्री पे अटैक कर दे और हमें इस मोनार्की एरिस्टोक्रेट्स से क्या करे, लिबर्टी दिलाए, फ्रीडम दिलाए, और मैं, हम सब नागरिक, हम सब सिविलियन किसके अंडर में, किसके किंगशिप में रह के फले फूले? नेपोलियन बोनापार्ट के। और जहां की प्रजा अपने राजा के बारे में ऐसा सोचेगी, दूसरे के राजा के बारे में ऐसा सोचेगी कि वो हमारा किंग बने, समझ जाइए वो सचमुच में कितना ही प्यारा और कितना ही बेहतरीन किंग होगा, कितना ही बेहतरीन लीडर होगा। तो जो लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सोचते थे, अब जरूरी नहीं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ अच्छे काम थे तो नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ बेकार काम भी थे, है कि नहीं? उन्हें भी देख लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसे कौन कौन से काम किए जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों में नाराजगी पैदा कर देती है। तो अगर हम उसके करें कौन वर्क देखें, या फिर हम कह सकते हैं बैड वर्क उसके देखें, खराब कार्य देखें, तो वो कौन कौन से थे? ठीक, कौन वर्क में अगर हम देखें तो जो सबसे पहला काम था वो था सेंसरशिप। कि कोई भी अपने मर्जी से कुछ छाप नहीं सकता। अगर आपको कोई भी चीज छापना है तो आपको किसके कंसेंट लेना पड़ेगा, किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? किंग और उसके मिनिस्टर से, है कि नहीं? ये क्या था? सेंसरशिप, है कि नहीं? पाबंदी लगाना कि कोई भी चीज आप छाप रहे हो, चाहे फेवर में छाप रहे हो, चाहे अगेंस्ट में छाप रहे हो, तो आपको किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? किंग से, उसके मिनिस्टरों से। अगर वो आपको परमिशन देंगे तभी, अदरवाइज आप छाप नहीं सकते। अर्थात वहां की, अगर आज के समय से सोचा जाए तो वहां की मीडिया पे कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का था, सेंसरशिप की वजह से। दूसरा, वो क्या करता था? फोर्सली जबरदस्ती वो दूसरे कंट्री के लोगों को क्या करवाता था? ज्वाइन करवाता था आर्मी, है कि नहीं? फ्रांस की आर्मी, क्योंकि उसका सपना ये था, उसका सपना ही यही था कि पूरे यूरोप में सिर्फ एक ही किंगडम हो, है कि नहीं? वन आर्मी, वन फ्लैग एंड वन एम्परर हो, यही उसकी थीम थी। वन आर्मी, वन एम्परर एंड वन फ्लैग। और वो कौन सी आर्मी हो? फ्रांस की आर्मी हो। कौन सा किंग हो? नेपोलियन बोनापार्ट हो। और सिर्फ किसका फ्लैग हो? फ्रांस का फ्लैग हो। ये सपना किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट का। इसकी वजह से वो अदर कंट्री, जिस भी स्टेट पे अटैक करता था, वहां के लोगों को जबरदस्ती, वहां के मेंस को जबरदस्ती आर्मी में क्या करता था? इंक्लूड करता था, जो उसकी एक खराब काम थे, है कि नहीं? फोर्सली ज्वाइन अदर कंट्रीज पीपल इनटू द आर्मी। ठीक है, ये उसके क्या थे? ये उसके कुछ खराब कार्य थे, ये उसके कुछ खराब कार्य थे। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये सब होने लगा तो किसके सर में दर्द होगा? तब सर में दर्द होगा कंजर्वेटिव्स के। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? कि ऐसे लोग जो सोसाइटी में चेंज तो चाहते हैं लेकिन बहुत धीमे धीमे चाहते हैं। और वो कंजर्वेटिव्स कौन होंगे? वो होंगे एरिस्टोक्रेसी, वो होंगे मोनार्क के लोग, है कि नहीं? वही तो कंजर्वेटिव होंगे। अब इनके सर में दर्द होने लगा और सारे कंजर्वेटिव मतलब सारे मोनार्क के जितने भी किंगडम थे वो सारे एक हुए और उन्होंने कहा कि इस नेपोलियन बोनापार्ट का कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा दिन पर दिन और ज्यादा प्रभाव होते जा रहे हैं। लोग अब बताओ, भगवान सुबह प्रे करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट हमारे कंट्री पर अटैक कर दे, हमारे स्टेट पर अटैक कर दे। इसके कुछ जो गलत काम भी हैं वो इसके अच्छे कामों में छिप जा रहे हैं। तो कुछ इसका करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसको कुछ रास्ते से ठिकाना लगाना पड़ेगा। और वो फिर होता क्या है? वो समय आता है 1815 में। कब आता है?
1815 में, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। एक तरफ कौन था? एक तरफ था बोनापार्ट प्लस फ्रांस आर्मी, है कि नहीं? और इमोशनली इसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? बहुत से लोग, पीजेंट्स, वर्कर्स। ये क्या कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? इमोशनली, मतलब ये प्रे कर रहे हैं कि भगवान कौन जीत जाए? नेपोलियन बोनापार्ट। पीजेंट्स, वर्कर, बिजनेसमैन, ट्रेडर, है कि नहीं? और जितने भी रेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। ये सब क्या चाह रहे हैं? कौन जीत जाए? नेपोलियन बोनापार्ट। और दूसरी तरफ कौन था? वर्सेस, दूसरी तरफ कौन था? ट्रैब। ट्रैब में कौन कौन थे? रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। एक तरफ ये सब थे, और ये सब कैसे लोग हैं? ये सब मोनार्कियल लोग हैं, एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, कंजर्वेटिज्म को बिलीव करने वाले लोग हैं। और इस तरफ कौन है? इस तरफ है आपके नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांस की आर्मी, जो लिबरलिज्म में बिलीव करने वाले लोग हैं, है कि नहीं? ये लोग लिबर्टी में बिलीव करने वाले लोग हैं, है कि नहीं? तो इन दोनों में क्या होता है? वॉर होती है। वॉर कहां होती है? बैटल ऑफ वाटरलू में। और इसमें डिफीट कौन होता है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे क्या हो जाता है? डिफीट हो जाता है, और इसको कर दिया जाता है प्रेप के द्वारा एग्जाइल, अर्थात वनवास पे भेज दिया जाता है। और वनवास पे कहां भेजा जाता है? सेंट हेलेना, सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया जाता है। और ये सेंट हेलेना आइलैंड कहाँ है? ये सेंट हेलेना आइलैंड है आपका अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है सेंट हेलेना आइलैंड। यहीं पे एग्जाइल कर दिया जाता है किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को, जहां पर 1821 में इसको स्टमक कैंसर की वजह से इसकी वहां पे क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और जिस समय इसकी मौत होती है, कितने ईयर का होता है? 51 ईयर का। स्टमक कैंसर की वजह से सेंट हेलेना आइलैंड पे नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट वो वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर एवर बॉर्न इन यूरोप बीट होता है बैटल ऑफ वाटरलू में प्रेप द्वारा, और स्टमक कैंसर के कारण क्या हो जाता है? 1821 में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, और अच्छे से इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के समझने के बाद प्रैक्टिस करिए। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल और इतना डेप्थ में और मैं इससे ज्यादा बता सकता हूं, या कोई भी बता सकता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये था, हम इसके आगे की चीज बाद में देखेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा, है कि नहीं? फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है, इसमें क्या क्या होता है, फिर आगे क्या हुआ, कंजर्वेटिव कैसे चलाए, फिर कैसे रिवॉल्यूशन हुआ आगे भी, और ठीक है, कैसे यूनिफिकेशन हुआ, ये सब हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।